Hello viewers, Assalamu alaikum. In this video we will discuss the emergence and implication of cell theory. सबसे पहले हम cell theory को जानते हैं कि cell theory क्या है, फिर हम इसके emergence and implication को जानेंगे। सेल थ्योरी ये दो साइंटिस्ट ने 1838 एंड 39 में श्लाइडन एंड श्वान, जर्मन साइंटिस्ट, एक बॉटनिस्ट था और एक ज़ूलॉजिस्ट था। 1838 एंड 39 में उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जिनमें के 3 पॉइंट्स थे। उसका पहला पॉइंट था कि all living organism, plants, animals and microbes are made from the cell, some and cell particles, some are unicellular and some are multicellular. The second point is cell is the basic structural and functional unit of all living organism. And third point था उसका कि all cell arise from the pre-existing cell. ये थी सेल थ्योरी। अब इसकी इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन, ये एक थ्योरी थी जो दो साइंटिस्ट ने पेश की थी, पर इसकी इमर्जेंस ये थ्योरी क्योंकि थ्योरी तब बनती है जब उस पर बहुत सारी रिसर्च हो जाए और काफ़ी टाइम उस पर फास्ट हो जाए, मतलब काफ़ी टाइम उसका हो जाए तो तब वो थ्योरी बनती है। थ्योरी एक रिसर्च से नहीं बनती, बहुत सारे हाइपोथेसिस जब बहुत दफ़ा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाए और बहुत सारा टाइम उस पर गुजर जाए तब उस थ्योरी बनती है। तो सेल थ्योरी जो पेश हुई थी इस पर भी काफ़ी टाइम गुजरा था और बहुत सारे हाइपोथेसिस जो इसमें शामिल थे ये बहुत सारी रिसर्च के बाद थ्योरी बनी थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी किस तरह से हुई, इसमें किन किन साइंटिस्ट ने काम किया, कौन कौन से किसने कॉपरेशन की। तो उसके मुताबिक सेल जो होती है वो बहुत छोटी होती है। सेल की वेरी स्मॉल। इसकी शुरुआत कब से हुई कि जब माइक्रोस्कोप, स्मॉल चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई 1590 की बात है कि एफ जेनसन एंड ज़ेकेरस जेनसन ने 1590 में पहला माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। ख़ुद का अपना दो लेंसेस थे, आम सिंपल माइक्रोस्कोप था, पर उस वक्त से माइक्रोस्कोपी का आगाज़ हुआ। फिर 1665 में इमर्जेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी की बात हो जाए तो उसमें पहला साइंटिस्ट जिससे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आगाज़ हुआ, माइक्रोस्कोपी के आगाज़ से, तो एक माइक्रोस्कोपिस्ट जो 1665 में पहला साइंटिस्ट जिसने इमर्जेंस ऑफ एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी में काम किया, तो उसमें पहला साइंटिस्ट 1665 में रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक इन 1665 ये माइक्रोस्कोपिस्ट था और उस वक्त 1665 में इसने ये बहुत सारे जितने भी अपना माइक्रोस्कोप इसने बनाया था और इसके मुताबिक ये जितना भी माइक्रोस्कोप पे वर्क करता था तो उसको एक टाइटल के नाम से इसे पब्लिश करता था, माइक्रोग्राफी के नाम से। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ माइक्रोग्राफी के नाम से, माइक्रोग्राफी के नाम से ये सारे जितने भी इसके जो रिसर्च थे उसको पब्लिश करता था। इससे जितने भी थे इसने अपनी एक माइक्रोग्राफी में कार्क के बारे में लिखा। कार्क जो है ना वो प्लांट सेल होते हैं और उसने कार्क सेल को अंडर माइक्रोस्कोप, जो प्लांट के ड्राई कार्क सेल होता है उसको देखा और उसको अंडर अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर अप्रॉक्सीमेटली 30 टाइम्स थी, जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर 30 टाइम्स थी रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था, और उसने कार्क सेल को उस माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा तो उसने उसके अंदर ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखे, हेक्सागोनल शेप के। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह से हनी बीस का जो कॉम्ब होता है उसकी तरह। इस हनी लाइक चैम्बर्स को जो खाली नज़र आ रहे थे उसके मुताबिक तो उसने इसको सेल का नाम दिया। तो फर्स्ट वर्ड जो सेल हिस्ट्री में यूज़ हुआ था वो रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया था, इसको सेल का नाम दे दिया। और इसके मुताबिक ये जो चैम्बर है ये खाली होते हैं और इसके स्टेटमेंट के मुताबिक उसने कहा कि जिस तरह से आर्टरीज और वेंस एनिमल्स में होते हैं, खाली होते हैं और फिर उसमें ब्लड चलता है, तो इसी तरह से ये प्लांट के जो सेल है ये भी अंदर से खाली होते हैं। मतलब उसके मुताबिक सेल जो है वो एम्प्टी चैम्बर होता है, अंदर से बिल्कुल खाली होता है।
ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिस्ट था। 1665 की बात है और इसने बहुत सारे ऐसे माइक्रोस्कोपी पे लिखे। वो माइक्रोग्राफी के नाम से टाइटल जो होता था वो माइक्रोग्राफी का दिया जाता था और इसी माइक्रोग्राफी में उसने एक टाइटल कार्क सेल पे लिखा। कार्क सेल को उसने अंडर माइक्रोस्कोप में स्टडी किया अपने ही माइक्रोस्कोप में, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिस्ट था। उसकी मैग्निफिकेशन पावर 30 टाइम्स थी और उसने कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हेक्सागोनल शेप के देके और उसको शेप को उसने सेल का नाम दे दिया। इसके बाद इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी में जिसका नाम आता है वो है सेकेंड नंबर पर 1675 में एंटोन वैन लीवनहुक। एंटोन वैन लीवनहुक जिसे हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये भी माइक्रोस्कोपिस्ट था, ये भी माइक्रोस्कोपिस्ट था, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। 1675 में एंटोन वैन लीवनहुक आया। इसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इसने क्या किया, इसने अपना ही माइक्रोस्कोप बनाया। ये भी माइक्रोस्कोपिस्ट था और इसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा थी, रॉबर्ट हुक से बहुत ज़्यादा 300 टाइम्स थी। अपने माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर इसने 300 टाइम्स तक बढ़ाई और इसने क्या किया कि सॉइल में वाटर ड्रॉप्स, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं, वाटर ड्रॉप्स की जो रेन है उसको सॉइल में ऐसे ट्यूब्स को इंसर्ट किया और उसमें रेन वाटर को कलेक्ट किया और उसको अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको टेस्ट किया। तो उसमें उसको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आए, जिसको उसने उस वक्त क्या किया, उसको एनिमल्क्यूल्स का नाम दिया। एनिमल्क्यूल्स मतलब छोटे एनिमल्स। उसने क्या किया, इसको एनिमल्क्यूल्स का नाम दिया। ये बाद में जो पता चला तो ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो आम नज़रों से नज़र नहीं आ रहे थे। तो उसने माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको देखा, तो इसकी बिना पर इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले स्टडी किया अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू और उसने देखा कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम आम आंखों से नहीं देख सकते, अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिस्ट था। इसके बाद इमर्जेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी में जिसका नाम आता है वो है in 1805 ओखन। एंड फोर्थ नंबर पर जो आता है वो है जीन 1809 में जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। ओखन एंड जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ये दोनों साइंटिस्ट थे और इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल को स्टडी किया और उसके पार्ट्स को स्टडी किया और उसने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होंगे जो सेल या कम्बिनेशन ऑफ सेल से बने होते हैं, जिसे आजकल हम टिश्यू कहते हैं। तो इन दोनों का यही कहना था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टेटमेंट दी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होंगे जो सेल या फिर टिश्यू से बने हुए होते हैं। इन दोनों का स्टेटमेंट सेम था। फिर इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आता है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट था, इसने सारा जो कंसेप्ट था वो ही चेंज किया। इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और इसने सेल के मुतालिक जो स्टेटमेंट थी कि सेल अंदर से खाली होता है उसको मुकम्मल गलत साबित कर दिया और इसने न्यूक्लियस को जो सेल के अंदर होता है, फॉर एग्जांपल एनिमल सेल है और इसके अंदर जो होता है वो सेंटर में होता है और प्लांट सेल में ये विक्यूल की वजह से साइड में होता है। ये बॉटनिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन था। इसने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया और उसके सेल की स्टडी करने के बाद इसको पता चला कि सेल में एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको इसने न्यूक्लियस का नाम दे दिया। तो इसके मुताबिक इसने रॉबर्ट हुक का जो कंसेप्ट था कि सेल अंदर से खाली होता है उसको गलत साबित किया कि नहीं, सेल में अंदर में भी बहुत कुछ होता है और उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इसके बाद जो साइंटिस्ट आता है इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी में 18
1838 की बात है कि जर्मन साइंटिस्ट आता है मैथियास श्लाइडन। मैथियास श्लाइडन आता है जो 1838 में, वो भी बॉटनिस्ट था, जर्मन से था। और इसने क्या स्टेटमेंट दी, ये इसकी स्पेशलिटी जो थी वो इसने न्यूक्लियोलाई को डिस्क्राइब किया था। पर ये चूँकि बॉटनिस्ट था तो बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी की और इसने यही स्टेटमेंट दी कि ऑल प्लांट्स आर मेड फ्रॉम सेल। जितने भी इसके सेल के मुतालिक जितनी भी बातें हो रही थी तो उसने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया और उसके बाद इसने ये स्टेटमेंट दी कि हाँ, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो भी सेल से ही बने हुए होते हैं। सो इसने स्टेटमेंट दी कि ऑल प्लांट्स आर मेड फ्रॉम सेल। इसके बाद जो साइंटिस्ट आता है इसका 1839 की बात है, ट्यूडर श्वान आता है, ट्यूडर श्वान। ये ज़ूलॉजिस्ट था और ये भी जर्मन ही से था, दोनों जर्मन थे, दोनों जर्मन थे। ये ज़ूलॉजिस्ट था और ये बॉटनिस्ट था। इसने एनिमल्स पे इसकी थीसिस को इस्तेमाल किया, श्लाइडन की थीसिस को, और इसको एनिमल पर अप्लाई किया और इसने कहा कि एनिमल्स भी, ऑल एनिमल्स आर आल्सो मेड फ्रॉम द सेल। इसने ये स्टेटमेंट दी। इसके बाद इसने इसकी स्पेशलिटी क्या थी, इसकी स्पेशलिटी थी ये कनेक्टिंग टिश्यूज़ को स्टडी करता था, जैसे बोन्स एंड कार्टिलेज को स्टडी करता था। पर इसने चूँकि ज़ूलॉजिस्ट था, एनिमल की स्टडी को कहते हैं, तो इसने बहुत सारे एनिमल को स्टडी किया और इसने कहा कि हाँ, जिस तरह से प्लांट्स सेल से बने होते हैं इस तरह से एनिमल्स आर आल्सो मेड फ्रॉम द सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। इसके बाद 8 नंबर पर जो आता है हमारे साथ इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी में, वही 1839 की बात है कि जब जॉन एवेंजेलिस्टा पोर्केंजी, जॉन एवेंजेलिस्टा पोर्केंजी ने क्या किया, यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन ने जो कंसेप्ट था कि सेल नॉट चैम्बर, एम्प्टी चैम्बर, समथिंग प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सो उसने फिर इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने सेल को अंदर से डिस्कस करना शुरू किया, उसको रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो जॉन एवेंजेलिस्टा पोर्केंजी ने क्या किया, सेल को अंदर से देखा और उसमें फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस को पाया। फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस को उसने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल का, जिसे अब हम कहते हैं, उसने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस, सेल के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस होते हैं उसको उसने क्या किया, उसको उसने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। इसके बाद जो साइंटिस्ट आता है सेल थ्योरी में, 1855 की बात है, रुडोल्फ विर्च्यू आता है, रुडोल्फ विर्च्यू। रुडोल्फ विर्च्यू, इसने क्या किया, इसने एक कंसेप्ट पेश किया, एक स्टेटमेंट पेश की अपने रिसर्च के बेस पर कि हर के ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब क्या, इसके मुताबिक एवरी सेल, इसका मतलब है कि एवरी सेल कम फ्रॉम ए सेल। इसके मुताबिक जितने भी सेल आते हैं वो पहले से मौजूद सेल्स के डिवीजन से आते हैं। इसने डिवीजन को डिस्कवर किया और इसने ये स्टेटमेंट दी कि जितने भी सेल होंगे वो पहले से मौजूद सेल से आते हैं, स्पॉन्टेनियसली नहीं आते। मतलब जितने भी सेल, न्यू सेल अराइज फ्रॉम द फ्री एग्जिस्टिंग सेल, इसने ये कहा। और इसी स्टेटमेंट को फिर 1865, 62 एंड 65 में लुईस पास्चर, द ग्रेट साइंटिस्ट लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया कि हाँ, रुडोल्फ विर्च्यू का जो स्टेटमेंट था वो सही है। फिर जितने भी सेल है वो पहले से मौजूद सेल के डिवीजन से आते हैं। ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, स्पेशली ये बैक्टीरिया पे काम करता था, बहुत सारा काम इसने फर्मेंटेशन पे किया है। और इसके मुताबिक इसने कहा कि बाइनरी फिशन होती है सेल के अंदर, मतलब एक सेल है वो उससे और सेल बनते हैं, जिस तरह से माइटोसिस में होता है, ये एक सेल है, इससे 2 सेल बन गए। तो इसने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जितने भी बैक्टीरिया है
उसकी तादाद बढ़ रही है। तो उसने देखा कि जितने वो पहले बैक्टीरिया के डिवीजन से आते हैं, ये स्पॉन्टेनियसली नहीं आते, तो इसने एक्सपेरिमेंटली रुडोल्फ विर्च्यू के जो कंसेप्ट था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब जितने भी सेल है वो पहले से मौजूद सेल के डिवीजन से आते हैं या पहले सेल से ही आते हैं, स्पॉन्टेनियसली नहीं आते। इसने फिर लुईस पास्चर ने इसको एक्सपेरिमेंटली देखा और प्रूव किया कि हाँ, रुडोल्फ विर्च्यू का जो कंसेप्ट था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला आर करेक्ट। So these are the scientists who's contribute in the emergence and implication of cell theory। यहाँ पर जो पहला कंसेप्ट था सेल थ्योरी का कि all living organisms are made from cells, some are unicellular and some are multicellular, वो यहाँ पर 1838 and 39 में मिथियास श्लाइडन ने प्लांट्स के मुतालिक और थियोडोर श्वान ने ज़ुआलॉजिस्ट तो एनिमल के मुतालिक all plants and animals are made from the cell। पहला कंसेप्ट यहाँ पर, पहला पॉइंट सेल थ्योरी का वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। दूसरा पॉइंट है सेल थ्योरी का कि सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो ओकन और जीन बैप्टिस्ट डीलामार्क ने प्रूव किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेल से ही या फिर टिश्यू से बने हुए होते हैं। तो उसके मुताबिक ये जो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर वो सेकेंड पॉइंट जो होता है वो यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। थर्ड पॉइंट था कि एवरी सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। उस पॉइंट को रुडोल्फ विर्च्यू और लुईस पास्चर ने साबित कर दिया। सो ये थे वो साइंटिस्ट जिसने इमर्जेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी में अहम कंट्रीब्यूट किया, और ये वो साइंटिस्ट थे और जिसके मुताबिक सेल थ्योरी पर 1838 एंड 39 में पेश की जाए। थैंक यू, एंड in next video we will discuss the cell parts. Thank you student.